ओके, चलिए। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में इंडिया का जो टेक्टोनिक मूवमेंट है ना, उसको हमने देखा, जिसमें खास तौर से हम लोगों ने फोकस किया जो पैलियोटेक्टोनिक था, है ना। जो पैलियोटेक्टोनिक का एरिया था, शांत हो जाओ बेटा। पैलियोटेक्टोनिक का एरिया जो इंडिया के अंदर था, उसको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। आज थोड़ा सा न्यू टेक्टोनिक पे हम लोग बात करेंगे कि न्यू टेक्टोनिक का मूवमेंट इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद आपका जो क्लास है मिनरल का, इंडस्ट्री का, लोकेशन का, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ प्रश्न ले लेते हैं, देखूं आप लोगों को याद है या नहीं याद है, थोड़ा सा चेक करना भी जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय पठार का भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड है जिसका ढाल हमको पश्चिम से पूरब और दक्षिण से उत्तर, साथ ही साथ पूरब से पश्चिम की ओर भी दिखाई देता है। तीसरा स्टेटमेंट, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है जिसका निर्माण, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है जो एक उठा हुआ भाग है, अर्थात इसका ढाल क्या है, तीव्र है ना, जिसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हुआ है। चौथा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट में, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट में दक्षिण से उत्तर जाने पर ऊंचाई में निरंतर कमी मिलती है, जिसका प्रमुख कारण विवर्तनिकी की क्रिया माना जाता है। पहला पहला सभी सही है। दूसरा केवल 1, 2, 3 सही है। तीसरा केवल 1, 3, 4 सही है। चौथा केवल 1, 2, 4 सही है। स्टेटमेंट याद है? स्टेटमेंट याद है? मैं बोल रहा हूँ, बस क्वेश्चन यहाँ से निकलता रहता है, याद रखना आपका काम है। स्टेटमेंट याद है? 1, 2, 4 बताइए। एग्जाम में आप अकेले रहेंगे, यहाँ डिस्कशन करने का मौका नहीं मिलेगा।
तो आप खुद मंथन करिए इस प्रश्न को और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, डरो मत, गलत होगा दोबारा करेक्ट करेंगे, है ना। सीखने के लिए तो आए हैं, तो सीखने में गलतियां होती हैं तो कोई बुराई नहीं है। थोड़ा कठिन है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने के बाद ये प्रश्न बनता भी है। उम्मीद की जाती है कि इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। और एक दो चार, तीन क्यों नहीं है? क्या है स्टेटमेंट, क्या है तीन? एक ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है? गलत है क्या? क्या नर्मदा और तापी पूर्व से पश्चिम नहीं चलती है? एक ढाल क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं है? फिर सभी सही हैं। एक तीन चार, दो क्या है? दो है क्या? नहीं बेटा, यही तो है। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार एक दृढ़ भूखंड है। हाँ, ठीक है, दृढ़ भूखंड है कि नहीं है? एकदम है, एकदम है। और भारत का सबसे बड़ा लैंड मास भी बनाती है ये। अगर फिजियोग्राफी डिवीजन को हम देखें, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपके पास सिर्फ 35 से 40 सेकंड रहेंगे मैप बनाने के लिए। तो मैप बनाने की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप तुरंत बना दें, है ना। ये क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बेटा। दूसरा क्या है? ये मैदानी क्षेत्र। और तीसरा क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार, है ना। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा कौन बना रहा है? अरावली, राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। तो आप देखो सबसे बड़ा लैंड मास बना रही है कि नहीं बना रही है ये। भारत का भौतिक विभाजन में सबसे बड़ा भौतिक विभाजन प्रायद्वीपीय पठार का है। मैप से ही क्लियर हो जा रहा है ना। चलो बहुत अच्छे बेटा, कोई बात नहीं, एकदम क्लोज आंसर था। अगला प्रश्न। बहुत टाइम लगेगा बेटा, इतना तो मेमोरी में स्टोर करो ना। अगर नहीं करोगे तो फिर सब सही है, सब सही है, कोई भी गलत नहीं है ना, कोई भी गलत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम लोग विचार बहुत करेंगे, है ना, क्योंकि आईएएस विचार ज्यादा करवाता है ना। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। तो थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, है ना, या मैच करिए, चलिए इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं।
इनमें से कौन सा सही मैच है? पहला सभी, दूसरा केवल एक दो, तीसरा केवल एक तीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला क्या था? पहला सभी, दूसरा केवल, केवल एक दो या तीन, केवल एक तीन, तीसरा केवल दो तीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। कुछ लोग तो खाली क्वेश्चन लिखने में जुटे हुए हैं। एक, अच्छा बंगाल की खाड़ी, ये नहीं है? नहीं है? हैं? सबका साथ सबका विकास नहीं, अपना आंसर होना चाहिए। हाँ, दो और तीन, जल्दी बताइए बेटा, इतना टाइम नहीं है, कई क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। दो और तीन गलत हो, सब सही है। नहीं तो फिर पलटे क्यों? फिर एक मिनट ठीक लगा लिया उसने। बंगाल की खाड़ी और हिमालय क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं। एग्जाम देते समय ये बात याद रखिएगा कि जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, है ना, जो फर्स्ट टाइम माइंड में आपके क्लिक करता है ना, वही उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सही होने की होती है। और जहाँ आप विचार करने लगे तो फिर कहानी पलट जाती है। इसलिए जो पहला स्ट्राइक करे, है ना, पहला स्ट्राइक करे उसके साथ जाना चाहिए। तो तुम पहले वाले में सही थे, विचार करने लगे गड़बड़ हो गया। कहाँ दिक्कत हो रही है इसमें? बंगाल की खाड़ी वाला, ठीक। हमने क्या बताया था? ये इसका मार्जिनल एरिया है ना। थोड़ा सा ये ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, है ना। ये क्या है? इसका मार्जिनल एरिया है। और जितने मूवमेंट है वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? मार्जिनल एरिया पे हमको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला भाग क्या है? इंडिया का मूवमेंट अभी किधर की तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना। तो ये भाग क्या है? लगातार जाकर इससे टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? आने वाले टाइम में यहाँ पर हमको न्यू टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे आपका। क्लियर है? अब अगर आते हैं कहाँ? अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में क्या है? रचनात्मक किनारा, यानी दो भाग, इसलिए अरब सागर निरंतर क्या है? फैल रहा है। पहला, अरब सागर में एक नया जियोसिंक्लाइन बन रहा है, यानी एक गड्ढे का क्या है? यहाँ पर निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे वो गड्ढा भरेगा, धीरे धीरे वो गड्ढा भरेगा, फिर से क्या होगा? उस पर कंप्रेशनल फोर्स लगेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में वहां पर भी एक पर्वतों का निर्माण हमको दिख जाए। क्योंकि जब आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट बनाती है। बनाती है ना, अफ्रीका के अंदर।
इस फॉल्ट के सहारे अफ्रीका क्या है, दो भागों में टूट रहा है। मतलब अफ्रीका का ये जो भाग है, ये भाग टूट कर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ये लाल सागर से होते हुए आगे जाकर के अकाबा की खाड़ी होते हुए ऊपर तक जाती है ये, है ना। महान भ्रंश रेखा इसको कहा जाता है, ग्रेट फॉल्ट लाइन इसको कहा जाता है ना। जो क्या कर रहा है, अफ्रीका को बांट रहा है। अब क्या है, ये इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ध्यान देना, ये इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और अरबियन सागर का एक भाग क्या है, इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, कर रहे हैं। जब दोनों टकराएंगे तो बीच का जो भी अवसाद है, ये क्या है, दबाव पड़ेगा, और ये क्या है, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा, और नए माउंटेन का फॉर्मेशन हमको निकट भविष्य में दिखाई दे सकता है। इसलिए जब तक आप मार्जिनल किनारा नहीं समझेंगे तो वहाँ के भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत के निर्माण को आप अच्छी तरह से व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अभी ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट किधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है? और प्रशांत महासागर का मूवमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। यानी ये कहाँ है, विनाशात्मक किनारे पर बन रहा है। इसीलिए इस प्लेट के सहारे आप देखो, यहाँ पर लगातार हमको भूकंपी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, लगातार हमको भूकंपी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा है, इन क्षेत्रों के अंदर आप देखो ज्वालामुखी भूकंप की घटनाएं आए दिन होती रहती है। अफगानिस्तान में आया है ना, ये क्या है, मार्जिनल एरिया ही तो है। मार्जिनल एरिया पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा मार्जिनल एरिया है, विनाशात्मक यूरेशियन इधर से आ रहा है और इंडो ऑस्ट्रेलियन इधर से जा रहा है। तो लगातार प्लेटें क्या है, वहाँ पर टकरा रही हैं, कोलाइन कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। इसलिए भूकंपी क्षेत्र हिमालय के भाग में सर्वाधिक भूकंपी क्षेत्र की घटना हमको दिखाई देती है। क्लियर है बेटा, क्लियर है? ठीक है, चलिए आते हैं न्यू टेक्टोनिक थ्योरी पर कि इंडिया का न्यू टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया का प्लेट क्या है, नॉर्थ की तरफ मूवमेंट किया, और आज इंडिया का प्लेट किधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और इस वाले भाग के अंदर जिसको हम कहते हैं शान का पठार, या हम ये कह सकते हैं चाइना प्लेट, है ना, या म्यांमार प्लेट, इस भाग से निरंतर ये भाग जाकर क्या कर रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है। इसके बाद हिमालय का मूवमेंट किधर की तरफ हो जाता है, दक्षिण की तरफ हो जाता है। इसलिए आप देखो, ये जो भाग है जिसे हम कहते हैं पेनिनसुला ऑफ इंडिया, ये अरावली का जब सबडक्शन हुआ बेटा, ध्यान से सुनना समझना, जब अरावली का सबडक्शन हुआ, सबडक्शन का मतलब क्या है, छेपड़, छेपड़ का मतलब क्या है, धसाव, धसाव, है ना। जब इसका धसाव हुआ तो इस पर दबाव पड़ा, किसका, यूरेशियन प्लेट का और तिब्बतन प्लेट का दबाव पड़ा। तो दबाव पड़ने के कारण क्या हुआ, ये वाला जो भाग था, ये जो भाग है ना, ये भाग क्या है, इस पे दबाव पड़ने के कारण ये पूरा का पूरा भाग क्या हुआ, उठ गया, उठ गया। इसीलिए आज जो भारत की स्थिति है, अगर ढाल की स्थिति को हम देखें तो भारत का ढाल आज भी हमको पश्चिम से पूरब की ओर दिखाई देता है। तो एक रीजन तो ये है कि वहां पर सबडक्शन हुआ और दबाव अधिक पड़ने के कारण क्या हुआ, इसका ढाल पूर्व की तरफ झुक गया, जिसके वजह से ढाल हमको पश्चिम से पूरब की ओर दिखाई दिया। दूसरा रीजन क्या है, जब सबडक्शन इसका हुआ, अरावली का जब छेपड़ हुआ, यानी गाय ने जब सींग मारी तो बहुत तेज गति से इसने क्या किया, सींग मारा। उस समय क्या थी, बहुत तेज गति से इंडियन प्लेट आगे की तरफ बढ़ रही थी, है ना।
और जब जाकर ये 33C में टकराई तो टकराने के कारण तीव्र गति से इसने क्या किया, वहां पर दबाव डाला, और जैसे ही दबाव डाला जो आपका ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है, ट्रांस हिमालय में यानी K2, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं ना, गॉडविन ऑस्टिन का निर्माण हुआ। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्या कारण है कि सेम प्रक्रिया के द्वारा हिमालय का भी निर्माण हुआ और सेम प्रक्रिया के द्वारा ट्रांस हिमालय का भी निर्माण हुआ, लेकिन हिमालय की लंबाई ट्रांस हिमालय की तुलना में क्या है, अधिक है। क्यों, ऐसा रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है बेटा, क्योंकि जो दबाव पड़ा, जो गति थी इंडियन प्लेट की, वो बहुत तीव्र गति से उसने जाकर क्या है, वहां पर फोर्स किया, और फोर्स करने के कारण बीच का भाग उठा और क्या बन गया, K2, जिसको क्या कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। किस रेंज में स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है। क्लियर है बेटा? इसलिए इसका विस्तार हिमालय की तरह नहीं हो पाया। जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ध्यान देना, जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, और अभी इंडिया का मूवमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ये राजमहल की पहाड़ियां जाकर निरंतर क्या कर रही हैं, इस भाग के अंदर टकरा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें ये भाग है और इस भाग में लगातार यहाँ पर क्या है, फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है, लग रहा है। धीरे धीरे ये भाग क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इसीलिए जो माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि नीचे से वो आकर लगातार इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर कुछ जो मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल को ले लेते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरा का पूरा भाग क्या है, म्यांमार का है, जिसको हम क्या कहते हैं, आराकाम योमा कहते हैं। म्यांमार के अंदर जो हिमालय का एक्सटेंशन है वो क्या है, आराकाम योमा है। और इधर से निरंतर ये क्या है, अरावली का क्षेत्र है। बहुत ध्यान से समझना, अरावली का जो क्षेत्र है ये निरंतर क्या हो रहा है, अपलिफ्टेड हो रहा है। क्यों अपलिफ्टेड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर विवर्तनिकी क्रिया हो रही है। पहला रीजन, ध्यान से समझना, कहां पर हो रही है, जहां पर इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट टकरा रहे हैं। एक मूवमेंट तो वहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार, जैसे मैं यहाँ पर दबाव डालूंगा तो ये भाग क्या है, ऊपर की तरफ उठेगा कि नहीं उठेगा, ये भाग निरंतर क्या है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। कौन सा, इसका पश्चिमी भाग कौन सा, अरावली का क्षेत्र और पश्चिमी घाट का क्षेत्र, ये निरंतर क्या है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि यहां पर नदियां क्या कर रही हैं, लाकर सेडिमेंटेशन कर रही हैं, यहां पर अवसादों का निक्षेपण कर रही हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गंगा की सहायक नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, नीचे से चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सभी नदियां क्या है, बड़े पैमाने पर, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा को क्या कर रही हैं, बड़े पैमाने पर क्या कर रही हैं, ले जाकर गाद और मिट्टी दे रही हैं, और गंगा इनको लेकर क्या कर रही है, बंगाल की खाड़ी में लाकर गिरा दे रही है। ध्यान से समझना, यहां पर क्या है, महानदी, यहां पर क्या है, गोदावरी, यहां पर क्या है, कृष्णा, यहां पर क्या है, कावेरी, ये सभी नदियां क्या कर रही हैं, ट्रक भर भर के मिट्टी लाकर क्या कर रही हैं,
बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं। एक पेज देना, पेज देना, एक पेज, कोई भी पेज दे दो। नहीं, पूरा चाहिए। ठीक है बेटा, पकड़ो इसको, दोनों साइड से पकड़ो, सबको दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, है ना। इधर से पकड़ो, ठीक है ना। अब मैं पेन को क्या है नीचे बीचों बीच गिरा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, हल्का सा ढीला छोड़ना बेटा। पेन को मैं नीचे, इतना ढीला भी नहीं छोड़ना है। पेन को मैं बीच में नीचे गिरा रहा हूँ बेटा, है ना, ये बीच में आ गया। अब ये भाग क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तली में क्या है, जब अवसादीकरण की वृद्धि हो रही है तो तली क्या है, नीचे की तरफ लचकेगी कि नहीं लचकेगी, लचकेगी। अब ध्यान देना, जब ये नीचे की तरफ लचक रही है तो ये भाग क्या है, ऊपर उठ रहा है, ये भाग भी क्या है, ऊपर उठ रहा है ना, मैजिक है ना, दोनों उठ रहा है ना। तो यहां पर दो तरह की क्रियाएं हमको दिखाई दे रही हैं। पहली क्रिया क्या, पहली क्रिया क्या, यहां पर विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा पश्चिमी भाग उठ रहा है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में अवसादीकरण की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पश्चिमी भाग और जो अराकाम योमा, जो म्यांमार का भाग है, ये निरंतर क्या है, ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। जिसकी वजह से यहां पर भी एक नया जियोसिंक्लाइन निर्मित हो रहा है, एक नया भूसन्नति यानी एक नया गड्ढा बन चुका है। और लगातार इस गड्ढे में नदियां क्या कर रही हैं, ले जाकर मिट्टी का डिपोजिशन कर रही हैं। निकट भविष्य में अगर इस गड्ढे पर कंप्रेशनल फोर्स लगा, दबाव पड़ा, तो दबाव पड़ने के कारण ये भाग क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा और एक नए पर्वत का जन्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं न्यू टेक्टोनिक एरिया, संभावनाएं। जिस तरह से हमने अरब सागर के अंदर संभावनाओं को देखा, उसी तरह से बंगाल की खाड़ी के अंदर भी ये संभावनाएं विद्यमान है। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण अगली घटना क्या होती है, ये रहा हमारा दिल्ली, ठीक, और ये रहा उत्तराखंड का हरिद्वार, और ये रहा हर्षिल, है। तो दिल्ली, हरिद्वार, हर्षिल क्या कहते हैं, DHH कहते हैं इसको। यहां पर एक फॉल्ट लाइन बन रही है, ध्यान देना, यहां पर एक फॉल्ट लाइन बन रही है जो ओखोत्स्क सागर तक जा रही है। ओखोत्स्क सागर कहां है, ओखोत्स्क सागर साइबेरिया के पूर्वी भाग में है ना, यानी एशिया का नदन ईस्ट पार्ट अगर जाएंगे, इसमें नहीं दिखेगा ओखोत्स्क सागर। रुको दिखाता हूं, मैप करेक्ट है इसमें। हाँ 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 हाँ, मीनू 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 ओपन, होम पे जाएंगे ना, ये नेट नहीं, नेट पे देखो, हो गया।
ओहो, आके कर दूँ ना। इतनी देर में तो मैप बना दिया होता। रुको 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 रुको, हाँ ये हो गया हो गया। अच्छा सेटिंग में जाना पड़ेगा ना। अब रहने दो मैं बना देता हूँ, इतनी देर में तो मैं बना दिया होता। ठीक है चलिए। हाँ, ये वाला भाग यहाँ क्या है, जापान है। और यही वाला भाग जो है ये कोष्टक सागर है। उठा के देख लो मैप में, और मैप जरूर लेकर आइए क्लास के अंदर। मिल गया? मिला? अभी भी नहीं मिला लोगों को, बताओ। मिला? बता तो रहा हूँ, यही तो है। एशियाई तो रूस है, साइबेरिया ही तो कहते हैं। भारत का जो भाग है वो साइबेरिया ही तो है, और सॉरी एशिया का जो भाग है साइबेरिया ही तो है। चले आगे बढ़े। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक, दिल्ली, हरिद्वार, हर्षिल, उत्तराखंड का आखिरी गांव है हर्षिल। उसके बाद आपका तिब्बत या चाइना शुरू हो जाता है। तो दिल्ली, हरिद्वार, हर्षिल फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। फॉल्ट का मतलब क्या है, भ्रंश। यानी यहां पर धरती मैया क्या है, फट रही है। ऐसे समझो सामान्य शब्दों में कि यहां पर तनाव बल क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से ये दो भागों में बट रहा है। यानी आज जो आपका ये वाला भाग है, ध्यान देना, ये क्या है आपका, दिल्ली है, और यहां से होगा हरिद्वार, हर्षिल गुजर रहा है ना। यानी आने वाले समय में ये भाग कटकर क्या होगा, क्या होगा, अलग हो जाएगा, और यहां पर एक नए महासागर का जन्म हो जाएगा। आई बात समझ में? चाइना का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भी कहां आ जाएगा, इसी प्लेट का भाग बन जाएगा। और रेस्ट भाग क्या है, अलग होकर इसी प्लेट के नाम से ये जाना जाएगा। इसलिए निकट भविष्य में इस तरह की संभावना है कि इन क्षेत्रों में भी एक महासागर का निर्माण होगा। क्लियर है? ये थे आपके न्यू टेक्टोनिक एरिया, जहां पर हमको टेक्टोनिक मूवमेंट समझ में आने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये गेस कर सकते हैं कि निकट भविष्य में, ये 1-2 साल की घटना नहीं है बेटा, ये करोड़ों वर्ष की घटना है, ध्यान रखना। ये नहीं है कि अब पीटी दिए तो मेंस तक बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं है, करोड़ों वर्ष की घटना है। तो अगर एग्जामिनर कभी ये जानना चाहे कि भारत में न्यू टेक्टोनिक के प्रमाण हमको कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली, हरिद्वार, हर्षिल, बता सकते हैं अरबियन सागर, बता सकते हैं बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में हमको नौ विवर्तनिकी की क्रिया हमको दिखाई देती है। क्लियर? अगला, जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थोड़ा हिमालय वाले भाग को भी टच करते हैं। हिमालय वाले भाग को भी टच करते हैं। क्या कारण है कि हिमालय में पश्चिम से पूरब आने पर चौड़ाई में कमी आती है? पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में चौड़ी घाटियां मिलती हैं, लेकिन वहीं पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में हमको संकीर्ण और गहरी गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। मैं बोलूं? मुझे खुशी इस बात की है कि एकदम आसी पास हो तुम, ये चीज़ अच्छी है। क्लास में भी मेरे पास हो और आंसर में भी आस पास हो तुम, तो ये अच्छी बात है।
उसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, है ना। आप देखो, हिमालय का जब हम विस्तार देखते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई हमको ज्यादा मिलती है और पूरब में आते आते ये क्या है, पास होने लगता है, मतलब और पास हो जाता है ये। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यहां पर अरावली तीव्र गति से बढ़ रही थी तो इसके गति में क्या हुआ, कमी आई। यानी जब गति में कमी आई तो दबाव बल में भी क्या हुआ, कमी आई। आई, जिसकी वजह से पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय हम कहां से कहां तक मानते हैं, कहां से कहां तक मानते हैं? ये गलत बात है, ये गलत चीज है। फिर मैं ये सारे टॉपिक इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि आप मुझे आंसर दोगे। और हम लोग हिस्ट्री के बारे में कहते थे कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ा और शाम को सफा। ज्योग्राफी कभी ऐसी नहीं है। अगर ज्योग्राफी को समझ लिया तो कभी ज्योग्राफी तकलीफ नहीं देती है। कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से कंचनजंगा। तो मिडिल हिमालय कहाँ है? मिडिल हिमालय कहाँ है? हाँ, पश्चिमी हिमालय। ऐसा मत करो, ये रहा हमारा सिंधु नदी और ये रहा हमारा सतलज, इसके बाद आया काली, इसके बाद आया तिस्ता और इसके बाद आया ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु से सतलज के बीच वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय। ये पश्चिमी हिमालय के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो क्या है? कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय। कहां से कहां तक? सतलज से काली तक। काली से तिस्ता तक क्या है? नेपाल हिमालय, है ना, जिसको हम मिडिल हिमालय कहते हैं, है। और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का भाग क्या है? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय, जिसको हम असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं। इसीलिए हमको पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में चौड़ाई अधिक मिलती है। क्यों अधिक मिलती है? क्योंकि प्लेटों की गति में क्या हुआ? कमी आई और दबाव में कमी आई, इसलिए यहाँ की घाटियों की चौड़ाई हमको ज्यादा मिलती है। लेकिन जब वही पूर्वी हिमालय के अंदर हम इंटर करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जब हम पूर्वी हिमालय के अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर हिमालय क्या है? आपस में पास पास आ रही है। दूसरा क्या है? यहाँ पर शान का पठार है और तीसरा क्या है? इंडियन प्लेट का मूवमेंट क्या है? इधर की तरफ। तो यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स ज्यादा लग रहा है, दबाव बल ज्यादा सक्रिय हो रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र में क्या है? जो घाटियां हैं वो संकीर्ण है, गहरी गहरी घाटियां हैं। आ रही बात समझ में? जिनका ढाल क्या है? अत्यंत तीव्र है। अगर ढाल की तुलना करेंगे तो हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में हमको संकीर्णता ज्यादा मिलती है, ढाल की तीव्रता हमको ज्यादा दिखाई देती है। आ रही बात समझ में? इसीलिए इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटना अधिक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है? एक्टिव है, सक्रिय है। आ रही बात समझ में? टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है? लगातार सक्रिय है। इसलिए क्या है? आपस में टकराने के कारण क्या हो रहा है?
कंपन पैदा हो रहा है और भूकंप की उत्पत्ति हो जा रही है। और भूकंप की उत्पत्ति होने के कारण, स्टिफ होने के कारण, ढाल तीव्र होने के कारण लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अत्यधिक वर्षा के कारण भी क्या है, लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। डिफॉरेस्टेशन के कारण भी लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। माइनिंग के कारण भी क्या है, लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। इसीलिए पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में भूस्खलन की घटना हमको ज्यादा दिखाई देती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि पूर्वी हिमालय के अंदर भूस्खलन की घटना हमको क्यों ज्यादा दिखाई देती है, तो एक विवर्तनिकी क्रिया, दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन, तीसरा क्या है, माइनिंग एरिया, चौथा बादल का फटना या अत्यधिक वर्षा होना, है ना। ये सारी घटना क्या है, सही है। यानी उपरोक्त में सभी आंसर आपके सही हैं, जिसके कारण पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में हमको ये घटना ज्यादा दिखाई देती है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। इसके टोपोग्राफी का निर्माण कैसे हो रहा है, स्थलाकृति का निर्माण कैसे हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। इसीलिए यहाँ की स्थलाकृतियां क्या करती हैं, जलवायु को भी नियंत्रित करती हैं। यहाँ की स्थलाकृतियां यहाँ के अपवाह प्रणाली को भी प्रभावित करती हैं। अपवाह प्रणाली का मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम यानी नदियों का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को भी ये क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। क्योंकि ढाल तीव्र है तो नदियों की गति क्या होगी बेटा, तीव्र होगी, है। नदियों की गति तीव्र होगी तो नदियां क्या करेंगी, गहरी गहरी घाटियों का, गहरी गहरी घाटियों का, गहरी गहरी, शांत रहना, गहरी गहरी घाटियों का, घाटियों का, किस चर्चा में खोई हुई हो। कोई भारत का अहम मसला फंसा हुआ है? बताओ, हम सब लोग मिलकर निदान करेंगे। आई बात समझ में? इसीलिए हिमालयन क्षेत्र के अंदर वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, यू आकार की घाटियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और वी आकार की घाटी ही आगे चलकर क्या बन जाती है, यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है। बनाओ ना क्वेश्चन, कहाँ से बनाओगे? पढ़ने के बाद डर नहीं लगता है? लगता है? नहीं लगता? कम से कम 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो टच कर दे रहे हो ना, ये अचीवमेंट है ना। चौथा भी कर लोगे, क्या दिक्कत है? वर्षा को कैसे नियंत्रित करती है टोपोग्राफी, कैसे? जोड़ो इसको। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जो वर्षा हो रही है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जो वर्षा हो रही है, वो पश्चिमी घाट के उठे होने की वजह से ही तो हो रही है। यानी वहां की स्थलाकृति वर्षा को नियंत्रित कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। ये रहा हमारा हिमालयन भाग, ध्यान देना बेटा, ये रहा हमारा हिमालय का भाग, है। और बंगाल की खाड़ी की आकृति कैसा है, कुप्पी नुमा है, फनल है। कुप्पी जानते हो ना, जिससे डालकर तेल भरते हैं, ऊपर चौड़ा रहता है और नीचे क्या है, पतला रहता है, ऐसे है। फनल शेप है। उसको पलट दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो हवा अंदर जाती है और फंस जाती है। जब हवा फंस जाएगी तो क्या करेगी, मजबूर होकर बारिश करेगी, करेगी, क्योंकि निकलने की जगह है नहीं, निकलने की जगह नहीं है। और यहाँ ऊपर कौन बैठा हुआ है, अगर ये फनल शेप है तो ये ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये है गारो, ये है खासी, ये है जैंतिया, है। ये यहाँ आकर टकराती है और टकराने के बाद
सारा पानी निकाल देती है। यानी मानसीन चेरापूंजी मानसून से सारी जीएसटी वसूल लेते हैं, वसूल लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं है उसके पास। फिर ये हवा आगे बढ़ती है कहाँ, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा की घाटी है, ध्यान देना, ब्रह्मपुत्रा की घाटी है। ब्रह्मपुत्रा की घाटी से ये क्या करता है, फिर मॉइस्चर लेता है, फिर आर्द्रता को ग्रहण करता है, संघनन करता है, बादल का निर्माण करता है और फिर चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर हिमालय इसको कंट्रोल कर रहा है, जाता है और हिमालय से टकरा कर फिर ये क्या करता है, बारिश कर देता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या है, जोड़ो 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 इसको। फेरल के नियम का अपवाद हमको कहाँ मिलता है, यहीं पर मिलता है। क्या है फेरल का नियम, फेरल लॉ क्या है, फेरल लॉ क्या है, मुझे मत देखो, फेरल लॉ बताना है। मैं शाहरुख खान नहीं हूं जो मुझे ध्यान से देख रहे हो। लास्ट में क्लास लेने में यही प्रॉब्लम है, और मेरे साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं जब अंदर घुसता हूँ टॉपिक के तो घुसता जाता हूँ और मैं पूछता भी हूँ। अगर क्लियरिटी नहीं रहेगी तो क्लास फिर ऊपर से निकलेगी। अभी कहाँ है हम लोग, इंडिया का टेक्टोनिक पढ़ रहे हो, कहाँ पहुंच गए, फेरल लॉ पे पहुंच गए। है फेरल लॉ क्या कहता है, फेरल लॉ ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्या है, दाहिनी ओर हो जाती है, होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्या होती है, बाईं ओर हो जाती है। यही तो है फेरल लॉ। इसीलिए मानसून क्या है, मानसून पढ़ चुके हो ना, मानसून क्या है, मानसून एक दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। मानसून क्या है, एक दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। ये इंडिया है, ये 0 डिग्री है, और यहां पर क्या चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है ना, व्यापारिक पवन चल रही है। इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्वी, इधर की तरफ चल रही है, उत्तर पश्चिम की ओर। और जैसे ही ये इक्वेटर से टकराती है इसकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ये मूर्ति क्यों है, फेरल के लॉ के ही के कारण तो मूर्ति है, जिसको हम कॉरियालिस बल कहते हैं। इसकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। लेकिन यहां पर आने पर ध्यान रखना, यहां पर आने पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आने पर हवा की दिशा क्या होती है, दाहिनी ओर नहीं होती है, यहां हवा बाईं ओर मुड़ जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर फेरल के नियम का अपवाद मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो अरब सागर की शाखा है, ध्यान देना बेटा, ये जो अरब सागर की शाखा है जब इधर से जाती है तो ये हिमालयन क्षेत्र से टकराती है, और हिमालय इसको पार नहीं करने देता है। ये टकरा कर क्या करती है, वापस इधर की तरफ मुड़ जाती है। आज दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर, इन क्षेत्रों में जो वर्षा हो रही है ना, ये इन्हीं दोनों शाखाओं के टकराने से हो रही है, ध्यान रखना। इसीलिए हिमालय नहीं होता तो मानसून का प्रतिरूप कुछ और होता। यहां पर वर्षा, पूर्वांचल में वर्षा को कौन प्रभावित कर रहा है, हिमालय प्रभावित कर रहा है।
इस वाले भाग में कौन प्रभावित कर रहा है? हिमालय प्रभावित कर रहा है। और हिमालय की उत्पत्ति में भी क्या है, सॉरी, मानसून की उत्पत्ति में भी हिमालय क्या कर रहा है? योगदान दे रहा है। जोड़ते जाओ टेक्टोनिक से सब। जोड़ना आना चाहिए आपको। इसीलिए हिमालयन क्षेत्र में आप देखो, पूरब से पश्चिम आने पर चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, इधर क्या है? गहराई में वृद्धि हो रही है ना। इसीलिए पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में हमको एग्रीकल्चर पैटर्न ज्यादा डेवलप दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ घाटियां क्या है? चौड़ी चौड़ी है। और जब घाटियों से नीचे ये रहा, यहाँ से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो घाटियों के अंदर लाकर क्या करती हैं? मिट्टी का जमाव करती हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर एग्रीकल्चर हमको दिखाई देता है। दून घाटी, दून घाटी है ना, किसमें है? वाय हिमालय में, शिवालिक में है। जैसे देहरादून है। ये दून घाटी किसके लिए जाना जाता है? ये चावल की खेती के लिए जाना जाता है। कश्मीर में क्या मिलता है? कुल्लू, कुल्लू एप्पल, एप्पल कश्मीर, एप्पल किन्नौर हिमाचल का कहाँ मिल रहा है? हमको पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में मिल रहा है। केसर की खेती कहाँ मिल रही है? पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में मिल रही है। आलू की खेती हमको कहाँ मिल रही है? पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में मिल रही है। क्यों? क्योंकि घाटियां चौड़ी हैं। मृदा क्या है? अपनी युवा अवस्था में है। क्यों? क्योंकि नदियां लगातार क्या कर रही हैं? मिट्टी में लाकर सेडिमेंटेशन कर रही है, और नदी को और मिट्टी को क्या कर रही है? यंग बना रही है। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। अब पूरब से पश्चिम आने पर वर्षा की मात्रा में कमी है। क्यों है? समझ में आ गया? रीजन क्या है? इसलिए आप देखो, पूरी तरह से एग्रीकल्चर पैटर्न बदल रहा है। पूरी तरह से क्या है? वनस्पतियों का पैटर्न बदल रहा है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में हमको सघन वन का क्षेत्र मिलता है। टैंगो चार्ली देखा है? टैंगो चार्ली, टैंगो चार्ली मूवी है, जाके देखना, अजय देवगन है। और उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में जाता है तो वहाँ पर जो नक्सलवाद है, जो माओवादी हैं, माओवादियों से जब उसको मुठभेड़ करना रहता है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवहन का विकास तो हुआ नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से? दुर्गम रास्ता है, गहरी गहरी घाटियां हैं, है ना, घने जंगल हैं, तो उनका सामना कैसे किया जाए? आज सरकार इन क्षेत्रों के अंदर लोग कहते हैं ना, वो लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी में सरकार क्या कर रही है? लगातार पूर्वोत्तर भारत को जोड़ रही है। अभी लगातार अभी न्यूज में आया, एससीओ मीटिंग हुआ है, एससीओ मीटिंग हुआ है। चाइना ने डील दिया है इंडिया को कि अगर तवांग का क्षेत्र हमको दे दो तो मैं तुमको अक्साई चीन का एरिया दे दूंगा। वो तवांग का क्षेत्र का है, अरुणाचल प्रदेश का ही तो क्षेत्र है। क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से वो क्षेत्र हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया किसी भी हालत में नहीं देगा। इसलिए पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हमको सदाबहार वन मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा है। जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर ज्यादा वन मिलेगा, या जहां पर कम बारिश होगी वहां पर वन मिलेगा? तो ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है? राजस्थान में या पूर्वांचल में? वन ज्यादा कहाँ है? पूर्वांचल में कि पूर्वांचल में? कॉमन सेंस की बात है, इसमें रटना है ही नहीं, कुछ भी नहीं रटना है। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत के अंदर हमको सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, और वहां में वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों पैटर्न हमको दिखाई देता है। भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हिमालयन क्षेत्र के अंदर हमको
विषुवत-रेखीय जलवायु से लेकर हमको ध्रुवीय प्रकार तक की जलवायु मिलती है। यानी भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिल रहा है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी मिल रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी मिल रहा है जिसको टैगा प्रकार की वनस्पति कहते हैं, और यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी मिल रही है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी मिल रही है। क्यों मिल रही है? बिकॉज ऑफ यहाँ का क्लाइमेट। और यहाँ के क्लाइमेट को कौन प्रभावित कर रहा है? हिमालय। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। जोड़ दो, सबसे जोड़ो। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। ज्योग्राफी एक ऐसी ट्रेन है ना, इसमें किसी भी बोगी में चढ़ जाओ ना, यात्रा कर सकते हो। बस यात्रा करने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर बंगाल की खाड़ी की आकृति कुप्पीनुमा नहीं होती तो क्या विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती? कभी नहीं होती। तो वर्षा को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ की टोपोग्राफी। हर चीज से जोड़ो। जहां पर ज्यादा वन है उन्हीं क्षेत्रों के अंदर तो आपको ज्यादातर जीव जंतु मिलेंगे। बोलो, पूर्वांचल के क्षेत्र में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी है कि नहीं है? है। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है कि नहीं है? क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वांचल के क्षेत्र में और अंडमान निकोबार तीसरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भारत में। तो जब भी पढ़ना बेटा ज्योग्राफी को ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना। भूकंपीय जोन आप देखो, जैसे जैसे हम हिमालय से नीचे आते जाते हैं, जो 4 भागों में भूकंपीय जोन डिवाइड किया गया है, किया गया है ना। हिमालय क्या है? सबसे ज्यादा तीव्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और जैसे जैसे प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? 1 और 2 को मर्ज कर दिया गया है, आपस में मिला दिया गया है। यानी यहाँ पर कम तीव्रता के भूकंप अंकित किए जाते हैं। मतलब भूकंप की संभावना प्रायद्वीपीय पठार में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक दृढ़ भूखंड है, क्योंकि ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। हिमालय के क्षेत्र में भूकंप तो आता है लेकिन ज्वालामुखी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? बताइए। क्या बेटा? क्या? हिमालय की चट्टानें अधिक कठोर है। कौन सी चट्टान है? कठोर चट्टान है। कौन सी चट्टान है? बैठो। ध्यान रख लेना, ज्योग्राफी को रटोगे तो मरोगे, पहले बता दे रहा हूं। रटोगे तो मरोगे। एक ऐसा विषय है जिसको रटने की एकदम आवश्यकता नहीं है।
और सारों का जमाव बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से वहाँ पे ज्यादा। ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, चलो उसी मुद्दे पे आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा इंटर करते हैं। ज्वालामुखी बन जाता है तो यहाँ पर हिमालय में अलग अलग हो रही हैं। क्या प्लेटों का, सॉरी बेटा, इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। चलो आओ इसको भी दूर करते हैं। अब तो समझ जाओगे मार्जिनल एरिया ना, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया, चलो इससे ही काम हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ इस बॉक्स के अंदर जो मार्जिनल एरिया मैंने बनाया है, इसमें स्थलखंड ज्यादा दिख रहा है या जलखंड ज्यादा दिख रहा है? तो फिर महाद्वीपीय कैसे हो गया? तुम्हारा ही आंसर है कि यहाँ पर महासागर ज्यादा दिख रहे हैं, तो फिर ये महाद्वीपीय प्लेट कैसे हो गया? ध्यान रखना, इंडिया का जो प्लेट है ना बेटा, ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकार का है। साफ साफ नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अगर कोई कहता भी है तो उसको तुरंत मैप बनाकर दिखाओ। देखो 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 देखो, इसमें क्या है ज्यादा? जल है या स्थल है? जल है, तो क्या होना चाहिए? महासागरीय, पहला आंसर। अब महाद्वीपीय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर इसका बिहेवियर महाद्वीपीय हो जाता है। ध्यान से सुनना। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराते हैं, जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकराते हैं, तो किसका सबडक्शन होगा? किसका क्षेपण होगा? महासागरीय का या महाद्वीपीय का? महाद्वीपीय का या महासागरीय का? क्यों? क्यों ज्यादा भारी होता है? क्यों ज्यादा भारी होता है? क्योंकि महासागरीय प्लेट बेसाल्ट से निर्मित होता है और उसका घनत्व महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में अधिक होता है। ध्यान देना, महाद्वीपीय प्लेट यहां लिखो, यहां महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट से निर्मित होता है और इसका घनत्व कम होता है। तो जिसका घनत्व कम होगा वो क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, और जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा?
नीचे रहेगा। इनमें से किसका घनत्व अधिक है? इसका। गिराएंगे तो ये पहले गिरेगा ना, ये नीचे जाएगा ना, जाएगा। समझ में आ गया? पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जब महासागरीय प्लेट भारी है और अंदर की तरफ इसका सबडक्शन हो रहा है, प्लेटों के अंदर इसका क्या हो रहा है? क्षेपण हो रहा है, क्षेपण हो रहा है। यहां से एक प्लेट इधर से आया और एक प्लेट क्या है? इधर से गया। कौन सा किनारा? विनाशात्मक किनारा। अब प्लेट क्या है? अधिक गहराई के अंदर इंटर कर रहा है। ध्यान देना, 200 किलोमीटर की गहराई पर जब जाते हैं तो वहां पर तापमान में एकाएक क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। होता है ना? होता है ना? अब हम ये पूछेंगे नहीं कि क्यों होता है, क्योंकि वो फिर दूसरा टॉपिक निकल जाएगा। ये अपने आप से पूछिए क्यों हो रहा है ना? तापमान में वृद्धि होता है और तापमान में वृद्धि के कारण ये वाला जो भाग है ये धीरे धीरे क्या होता है? गलना शुरू हो जाता है। और जब ये गलेगा तो एनर्जी की स्थिति, नेचर क्या है? हमेशा हाई से क्या है? लो की तरफ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और ऊपर की तरफ आया, जहां पर क्रस्ट को कमजोर पाया, तोड़कर बाहर आ गया। यही क्या कहलाया? ज्वालामुखी कहलाया। यहां तक समझ गए? लेकिन जब दोनों प्लेट, ये क्या है? महासागरी, ये क्या है? ओशनिक प्लेट है। इसकी डेंसिटी क्या है? हाई है, हाई है, हाई है। इसकी डेंसिटी क्या है? लो है। इसीलिए इसका सबडक्शन क्या है? अंदर की तरफ हो रहा है। लेकिन जब दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, क्योंकि इंडिया यहां पर क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसीलिए भारत को महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कहा जाता है। क्योंकि यहां पर जब ये महाद्वीपीय प्लेट है तो ये क्या है? हल्का है, हल्का है। और यूरेशियन प्लेट क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है? दोनों हल्के हैं। इसीलिए ये जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं बेनी ऑफ जोन, आपने पढ़ा होगा, बेनी ऑफ जोन का निर्माण यहां पर होता है। लेकिन जहां पर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है वहां पर बेनी ऑफ जोन का निर्माण नहीं हो पाता है। जब तक बेनी ऑफ जोन में आप एंटर नहीं करोगे तब तक वो गलना शुरू नहीं करेगा। इसलिए पहला कारण है हिमालय के अंदर, कि हिमालय के अंदर ज्वालामुखी की घटना हमको नहीं दिखाई देती। आई बात समझ में? दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है? क्योंकि अत्यधिक तापमान और दबाव पर, क्योंकि दबाव जब पड़ेगा तो तापमान में भी क्या होगा? वृद्धि होगा, वृद्धि होगा। इसी कमरे की कैपेसिटी अभी 100 लोगों की है और इस कमरे की कैपेसिटी को अगर हम 300 लोगों में कन्वर्ट कर दे तो क्या है? दबाव बढ़ेगा ना। दबाव बढ़ेगा तो सफोकेशन बढ़ना शुरू होगा ना। कहते हैं ना सफोकेशन हो रहा है, गर्मी लग रही है, क्योंकि दबाव क्या है? बढ़ गया है। तापमान में क्या हुई? वृद्धि हो गई। तो जब दबाव बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। तो चट्टानों के रूप में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? इसीलिए अंदर के भाग में ये माना जाता है कि आज भी जो हिमालय का बैकबोन है, हिमालय की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी जो आंतरिक भाग का क्षेत्र है, वहां पर ग्रेनाइट का फॉर्मेशन हमको मिलता है। और ग्रेनाइट क्या है? अत्यंत कठोर चट्टान होती है। इसलिए ज्वालामुखी की क्रिया हमको नहीं दिखाई देती है। आज भी प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर है। प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर है। प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा कौन बना रहा है? अरावली बना रही है, राजमहल बना रही है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार को अगर हम देखें, जैसे हम दक्कन का पठार ले लें, दक्कन का पठार बेसिकली, दक्कन का पठार क्या है? मतलब विंध्य के जो नीचे, दक्कन का मतलब क्या है? दक्षिण, जो विंध्य के दक्षिण स्थित है वो क्या है? दक्कन का पठार है। इसीलिए इसको कहा जाता है दक्कन ट्रैप। ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है? परत।
क्या है? परत। कौन सी परत? ज्वालामुखी की परत। किसकी? किसकी? बेसाल्ट चट्टान की परत। क्योंकि इस भाग के अंदर हमको क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसिन युग तक के ज्वालामुखी, 3 बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ प्रायद्वीपीय पठार में, कि हमको प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए एक मोटी मोटी बेड यहां पर मिट्टी की, बेसाल्ट चट्टान की एक मोटी मोटी परत यहां पर जम गई है। लेकिन आज भी अगर इन मोटी परतों को हम हटाएं, यहां से खत्म करें, जो कि संभव नहीं है ना, अगर खत्म करें तो नीचे हमको क्या मिलेगा? इग्नियस फॉर्मेशन मिलेगा, आग्नेय चट्टानों की बहुलता मिलेगी। इसीलिए जो हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का जो बाहरी क्षेत्र है, ये अवसादी है। अवसाद क्या है? मिट्टी। और तिथिर भूसंगति में नदियों ने क्या किया? मिट्टी ही तो ले जाकर डिपोजिशन किया था, इसलिए दबाव पड़ा और उठा। इसका बाहरी फॉर्मेशन क्या है? हमको सेडिमेंट मिलता है, लेकिन अंदर के भाग में हमको मेटामॉर्फिक मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हिमालय का दबाव आंतरिक भाग में निरंतर बढ़ रहा है, जिसके वजह से चट्टानों के रूप में परिवर्तन आ रहा है। आप भूलोगे? नहीं भूलोगे ना? इसलिए हिमालयन क्षेत्र के अंदर हमको भूकंप तो मिलता है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं बेटा जो करनी है, क्योंकि इन्हीं अप्लाइड एरिया से क्वेश्चंस निकल रहा है, स्पेशली आईएएस के लिए। और किसी टॉपिक पे डाउट है तो जल्दी बता दो, वरना बढ़ते हैं आगे की तरफ। किसी भी टॉपिक पे डाउट है बताओ, इंडिया के पार्ट में। क्या? राजस्थान प्रभावित करता है वर्षा के कारकों को, हम्म। तो कैसे कम हो जाता है या फिर अधिक कैसे होता है? ये तो रिसेंट में पब्लिश हुआ कि राजस्थान हरा हो रहा है, जिसका ऐसा वर्षा प्रभावित हो रही है। ये तो वर्षा का विचलन है ना, ये तो वेरिएबिलिटी है रेनफॉल का। जहाँ कभी वर्षा नहीं होती थी वहाँ बाढ़ आ रहा है, जहाँ वर्षा होती थी वहाँ सूखा है। ये तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। एक पब्लिश में आया था कि जो थार मरुस्थल ग्रीन हो रहा है, तो उस कारण से भारत में वर्षा प्रभावित हो रही है। 100% ग्रीनरी क्या करेगा? वर्षा को आकर्षित करेगा ना। लेकिन राजस्थान में वर्षा न होने का रीज़न क्या है? खासतौर से अरावली के पश्चिमी भाग में। टेम्परेचर हाई होता है, तो जो वर्षा अरावली का या थार के मरुस्थल का? अरावली का। थार के मरुस्थल के समानांतर होना। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, चलो अच्छा किए। मानसून पढ़ चुके हो ना? हैं? ऊपर से बस बता दिए वो। कहाँ तक हुआ है? खाली बता रहे कि कैसे प्रभावित होता है, तो चश्मा पढ़ने में खाली बताया। दिखाओ मुझे। गर्मी बरसात में भी आएगी।
आम्ल लिखी है, आम्र है, आम्र वृष्टि। आम होता है ना, आम से। चलिए, मानसून पढ़िएगा, फिर बात करेंगे, है ना। पढ़ के लीजिए, फिर बात करते हैं इस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। किसको ब्रेक चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। बोल मैं रहा हूँ, तुम लोग आराम से बैठ के हवा खा रहे हो, है? खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? झूठ मत बोलना। और कुछ लोग तो झपकी भी मार ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना। हर तरह की सुविधा है, हर तरह की सुविधा है। क्योंकि ब्रेक लोगे फिर 15-20 मिनट लॉस होगा, फिर दोबारा मुझे फ्लो बनाना पड़ेगा, तो फिर उस फ्लो में ना वो टेम्परामेंट बन नहीं पाता है। फिर 1 घंटा रह जाएगा, 1 घंटे के बाद क्लास छोड़ना रहेगा, कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, वो कैंसिल है, लेकिन फिर आधा घंटा जाएगा ना, उसमें वेस्ट तो होगा ना। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आइए, उद्योग, उद्योग के बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखना है या समझना है पहले? अच्छा, ठीक, डाल लीजिए तो।